नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, एलटी ग्रेड 2026 की मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है। सभी विषयों के एग्जाम हो चुके हैं और आपके रिजल्ट्स की अब बारी है। तो साथियों, ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारा सिलेक्शन हो रहा है। बहुत से अभ्यर्थियों के डाउट्स हैं कि हमने 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, हमारे 4-5 क्वेश्चन छूट गए हैं, या फिर हमने 14-15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा है लेकिन लास्ट के 5-6 क्वेश्चन जो है बहुत खराब राइटिंग में लिखे हैं। क्या एग्जामिनर को हमारे आंसर्स पसंद आएंगे? क्या वो हमें मार्क्स अच्छा देगा? ये सभी साथियों ऐसे बहुत से प्रश्न जो है हमारे दिमाग में चल रहे हैं, तो इसी पे हम लोग अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, इस वीडियो को दो भागों में मैंने डिवाइड किया है। पहले भाग में हम लोग बात करेंगे कि सभी विषयों को लेकर कि सभी विषयों के कट ऑफ क्या हो सकते हैं, या सभी विषयों में किन लोगों का सिलेक्शन होगा, अगर आपने किस प्रकार आंसर लिखे होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरे भाग में साथियों हम लोग सामाजिक विज्ञान पे चर्चा करेंगे। तो जो भी सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उनसे मैं जो है आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और प्रथम भाग में हम लोग सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी एलटी ग्रेड का मेंस दिए हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। साथियों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ले आता हूँ, तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब साथियों हम लोग बात करते हैं कि एलटी ग्रेड के मुख्य परीक्षा हो चुके हैं, और ऐसे में देखिए ये जो आप पेपर देख पा रहे हैं, ये पेपर साथियों एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा का ही है। और इस पे हम लोग साथियों चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अगर आपने आंसर्स लिखे हैं, और जैसे चूंकि देखिए आपने ये आप चूंकि देखिए पेपर के जस्ट बाद आप रिव्यू वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे। तो रिव्यू वीडियोस में क्या होता है साथियों कि लगभग सभी अभ्यर्थी कहते हैं कि उन्होंने सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं या पेपर बहुत अच्छा गया है। मान लीजिए लगभग 50 to 60% लोगों ने तो पेपर अटेम्प्ट किया ही है। लेकिन अब साथियों आपने किस क्वालिटी के अकॉर्डिंग पेपर को अटेम्प्ट किया है, कैसे अटेम्प्ट किया है, ये सब चीजें मायने रखेंगे। और मैं आपको ये साथियों बताना चाहता हूँ कि जस्ट आप पेपर के बाद का जो रिव्यू देखते हैं अभ्यर्थियों का, वो अभ्यर्थियों का साथियों वास्तविक रिव्यू नहीं होता। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं भी कई ग्रुप्स में साथियों जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है मैं भी जुड़ा रहता हूँ, और उनमें मैं भी देखते रहता हूँ कि क्या जो है गतिविधि हो रही है या क्या जो है कट ऑफ पे चर्चा हो रही है। तो ये सभी चीजें साथियों मैं भी जो है इन सभी चीजों का हिस्सा हूँ और मैं भी देखते रहता हूँ। तो ऐसे में मैं देखा था कि जैसे ही टीजीटी 2022 का पेपर कंप्लीट हुआ था, तो एक लोग टीजीटी एसएसटी के ही ग्रुप में एक लोग बताए थे कि उनका स्कोर 108 था। फिर जैसे ही 3 दिन बाद साथियों 3-4 दिन बाद जैसे ही आंसर की आती है, फिर वही अभ्यर्थी बताते हैं कि उनका जो है 92 आंसर जो है हो रहा है। तो ये साथियों जो गैप है लगभग आप देखेंगे तो ये 16 प्रश्नों का गैप है। ये जो 16 प्रश्नों का गैप है साथियों, यही अंतर होता है कि पेपर के जस्ट बाद रिव्यू करना पेपर को, और आंसर की आने के बाद पेपर को समझना, या वास्तविक स्थिति जो है वो 4-5 दिन बाद 6 दिन बाद ही समझ में आती है। जैसे कई अभ्यर्थी अभी मान लीजिए मेंस दिए होंगे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ये मैं बहुत अच्छा लिख के आऊं, लेकिन जब आप देखेंगे कि आपके प्रश्न में 2 भाग पूछे गए थे, प्रश्न में 2 भाग थे, आप एड्रेस करके आए हैं केवल एक भाग को। तो ऐसे में साथियों अगर मान लीजिए वो बड़ा क्वेश्चन है तो 6 नंबर तो आप ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। तो ये चीजें हमें कब समझ में आती है? ये एक सप्ताह बाद, क्योंकि पेपर के तुरंत बाद तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे एसएसटी के जो अभ्यर्थी हैं या जिनका मान लीजिए हिस्ट्री रहा, पेपर बहुत ही आसान था, पेपर कठिन नहीं था। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल साथियों कुछ हमें कुछ दिन समय चाहिए होता है अच्छे से एनालाइज करने के लिए कि कैसा हमारा पेपर गया है। तो ये चीज है कि आप जो स्टार्टिंग में आप रिव्यूज देखते हैं वो वास्तविक रिव्यू नहीं होते हैं। तो ऐसे में अभी देखिए टीजीटी का रिजल्ट आया है। कुछ एक विषयों को छोड़ दिया जाए तो सभी विषयों में कट ऑफ कम ही है साथियों, बहुत कम गई है। साइंस ले लीजिए, सोशल साइंस भी ठीक ही कट ऑफ है, बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 101 कट ऑफ गई है। साइंस की तो मुझे लग रहा है कि साथियों काफी नीचे कट ऑफ आई है। ऐसे ही अन्य विषयों का भी यही हाल है, कुछ विषयों में कट ऑफ ज्यादा गई है, तो उनके साथियों पेपर के स्तर पे, या चूंकि मुझे तो बहुत जानकारी नहीं है कि मैं केवल सामाजिक विज्ञान का जो है मान लीजिए शिक्षक भी हूँ और मैं खुद अभ्यर्थी भी हूँ। तो ऐसे में साथियों अगर हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ये सभी विषयों पे लागू होगा। ऐसा नहीं है कि एसएसटी का पेपर मैं लेके आया हूं तो ये केवल एसएसटी पे ही लागू होगा, ये सभी विषयों पे लागू होगा। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है साथियों इसमें आप देख सकते हैं कि बाबर एक महान विजेता था परंतु साम्राज्य निर्माता नहीं, इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो ये साथियों जो प्रश्न है ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें आप देख रहे कि 2 भाग पूछे गए हैं। एक भाग में पूछ रहा है कि बाबर एक महान विजेता था, आप उसके बारे में बताएंगे, स्टार्टिंग से उसकी जो है फरगना वगैरह में समरकंद में क्या संघर्ष हुए, फिर जो है सरेपुल का युद्ध हुआ, फिर भारत में कैसे आया, इस प्रकार उसे आप जो भारत के 4 युद्ध हुए आपको विजेता के तौर पर उसे दिखाना था। और दूसरे भाग में साथियों आपको ये बताना था कि वो साम्राज्य निर्माता नहीं था। अब ऐसे बहुत से साथी क्या होंगे, सारे युद्ध बता देंगे कि पानीपत का युद्ध जो है 1526 में हो रहा है, 27 में जो है मान लीजिए खानवा का युद्ध हो रहा है, 28 में जो है और 29 में
ये चंदेरी का हो गया, ये घाघरा का युद्ध हो गया। तो मतलब ये केवल हमें उसको विजेता के रूप में नहीं दिखाना था, उसके मतलब सभी हिस्सों को, आंसर को कवर करना। और जो साथियों सभी हिस्सों को कवर करेगा, देखिए उसी हिसाब से मार्किंग भी होती है। जैसे मार्किंग पे भी चूंकि देखिए मुख्य परीक्षा है, तो 2 शिक्षक अगर कॉपी चेक कर रहे हैं या 4 शिक्षक कॉपी चेक कर रहे हैं, तो देखिए सबकी जो है स्थिति या सबकी जो मान लीजिए सोचने की क्षमता वो अलग होती है। किसी को आंसर में कुछ पसंद आ जाता है, तो किसी को आंसर में कुछ पसंद आ जाता है, तो वो उस बिहाफ पे मार्क्स करते हैं। और 2 शिक्षक अगर कॉपी चेक कर रहे हैं, तो उनमें अंतर हो सकता है, ये स्वाभाविक है, इसको आप जो है नकार नहीं सकते। लेकिन साथियों बहुत अंतर नहीं होता है, और ये भी ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने अच्छा लिखा है और आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यूपी पीसीएस के साथ जो भी टॉपर्स है मान लीजिए, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, आप उनकी भी मार्कशीट देखेंगे तो उनको तो कम मार्क्स नहीं मिलते किसी भी जो है पेपर में, उनको तो सभी पेपर में अच्छे मार्क्स मिले होते हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि जो है एग्जामिनर के मूड पे काफी कुछ डिपेंड करता है। मैक्सिमम चीजें साथियों जो है, जो कंटेंट हम लिख कर आते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो कंटेंट हम लिख के आते हैं, मतलब मान लीजिए जो हमने क्या लिखा, अब जैसे मान लीजिए शुरू में जब आप पेपर देकर निकले, तो ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन लगे कि हाँ ये तो बहुत आसान है और सभी मैं बहुत अच्छे से लिख के आऊँ, सारे पेज भी मैंने भर दिए हैं और अब तो जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों ये समझना है कि आपने प्रश्न के अनुरूप लिखा है या नहीं लिखा है, ये चीज मायने रखेगी कि प्रश्न के अनुरूप कंटेंट है या नहीं, जो ये कंटेंट है हमारा वो प्रश्न के अनुरूप है कि नहीं। और दूसरा साथियों ये कि शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होता है। शब्द सीमा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं साथियों, तो इसमें देखिए ये मतलब है कि जो भी शब्द दिए जाते हैं, जैसे 125 शब्द है या 250 शब्द है, तो इसमें साथियों हम 200 शब्द हैं यहाँ पे, तो ये जो साथियों है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो है एकदम कम लिख दें। जैसे मान लीजिए अगर 200 शब्दों का आंसर है, तो हम जो है केवल 100 शब्द लिख कर आ रहे हैं, या मान लीजिए 125 का है तो हम 60 शब्द लिख के आ रहे हैं, ये भी नहीं चल सकता। मतलब आप 100 लिख सकते हो, 125 में आप 100 लिख सकते हो, 150 में आप 160 70 लिख सकते हो। तो मतलब ये चीजें हैं, और ऐसा नहीं है कि आप जैसे 200 का है तो आप लिख के 300 आ रहे हैं, हालांकि 300 तो आप लिख भी नहीं पाओगे क्योंकि वहां स्पेस बहुत ही कम था, और प्रश्न जो है कंप्लीट करने में ही बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि निष्कर्ष वगैरह लिखने के लिए लास्ट में जो है जगह नहीं बच पा रही थी। और आपने भी देखा होगा कि कई जो है पॉइंट्स को आपने 2 पॉइंट्स को एक में करके लिखा होगा, नहीं तो ऐसे में क्या था कि आपके सारे पॉइंट्स ही नहीं कंप्लीट होते। तो ये साथियों पेपर की वास्तविक स्थिति होती है। और चूंकि देखिए अभी आपने देखा टीजीटी का जो है पेपर हुआ है, और टीजीटी के पेपर के बाद साथियों आपने ये भी देखा कि जो टीजीटी के रिजल्ट्स आए हैं, कुछ विषयों को छोड़ दिया जाए तो कट ऑफ जो है कम गए हैं, बहुत ज्यादा नहीं। एलटी अगर प्री की साथियों हम लोग बात करें, तो एलटी प्री में भी आपने देखा कि लगभग जो है विषयों में कट ऑफ कम ही गई थी, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गई थी। लगभग जो मान लीजिए पास मार्किंग या क्वालिफाइंग मार्क्स था, उस पर भी कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गई है। मतलब 150 में लगभग अगर आप देखेंगे तो 75 मार्क्स पे लगभग मुझे लगता है कि मेंस देने का मौका मिल ही गया था। लगभग सभी विषयों का हाल ये नहीं हो सकता, मान लीजिए कुछ विषयों में ज्यादा भी कट ऑफ गई होगी, क्योंकि अलग अलग विषय की अलग अलग प्रकृति होती है। लेकिन साथियों मुख्य परीक्षा में अगर देखा जाए, जहां देखिए अगर प्री में हम बात करें, जहां आपके पास प्रश्न लिखा रहता है और आपको यहाँ 4 विकल्प दिए होते हैं, और उसमें से देखना होता है कि ये कौन सा, ये सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा, और ये प्रश्न रहता है। और जहां साथियों केवल प्रश्न है और आपको उसके 4 प्रकार या 4 विशेषताएं लिखनी हो, तो उसमें अंतर आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ही अगर उदाहरण लेते हैं कि संप्रभुता का अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया था कि विशेषताएं क्या हैं। अब मान लीजिए कोई 8 विशेषता लिखा होगा, कोई 6 लिखा होगा, कोई 4 लिखा होगा, तो यहाँ पे अंतर होता है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि कैसे जो है मार्क्स मिलते हैं, कैसे जो है मार्क्स ये डिसाइड हो पाते हैं कि ये जो है किसी को ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, किसी को कम मार्क्स मिलते हैं। तो वही है साथियों कि आप कितने टाइप्स बता पा रहे हैं, कितनी चीजें आप बता पा रहे हैं, ये निर्भर करता है। तो मुख्य परीक्षा के लिए साथियों देखिए कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें सभी विषयों में, तो देखिए वही है कि स्टार्टिंग में सभी को लगता है कि बहुत आसान था, लेकिन बाद में आते आते 1 हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते बाद चीजें समझ में आती हैं कि नहीं, इतना भी आसान चीजें नहीं थी। और ओवरऑल जो साथियों कट ऑफ आयोग ने दे दी है, आप जिन विषयों में सीट्स ज्यादा हैं, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम विषयों में मैं देख रहा हूँ कि 700 या 600 सीट्स हैं, किसी में 500 सीट्स हैं, मतलब ये मेल फीमेल मिला के। तो इसमें भी साथियों थोड़ा सा अंतर हो सकता है, क्योंकि देखिए मेल्स की सीट्स जो है थोड़ा सा ज्यादा है, और फीमेल की सीट्स थोड़ी सी जो है मान लीजिए कम है, मतलब अंतर है, पर्याप्त अंतर है। तो ऐसे में जैसे हमने देखा टीजीटी में तो मेल की कट ऑफ जो है ज्यादा गई है, मेल की कट ऑफ जो है वो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो है कम गई थी टीजीटी कट ऑफ। लेकिन यहाँ पे शायद आपको ऐसा ना देखने को मिले, आपको हो सकता है इक्वली देखने को मिल जाए, या हो सकता है कि यहाँ पे 1-2 नंबर आपको ज्यादा ही देखने को मिल जाए। तो ये चीजें आपको एलटी ग्रेड के अंतर्गत साथियों देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में साथियों अब हम लोग बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो कट ऑफ पे अगर हम लोग चर्चा करें साथियों, तो जो आयोग ने कट ऑफ दे दी है 40% की और 35% की,
तो आप साथियों ये मानकर चलिए कि कमोबेश यही कट ऑफ रहने वाली है, इससे बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि इतने ही मार्क्स जो मार्क्स हैं वो मुख्य परीक्षा में लाने एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि किन लोगों का सिलेक्शन होगा, और जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने प्रश्न भी छोड़े हैं, कुछ लोगों की राइटिंग खराब बनी है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपने किस टाइप का कंटेंट लिखा होगा तो सिलेक्शन होने की संभावना है। इस पे हम लोग थोड़ा साथियों एक बार देख लेते हैं। तो साथियों अगर हम लोग बात करें कि आपने जैसे लिखा कितना, जैसे हो सकता है कुछ साथी जो है मान लीजिए 15 ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख के आए हों, मान लीजिए उन्होंने 15 क्वेश्चन लिखा है और बहुत अच्छे से लिखा है, और मान लीजिए किसी ने 16 क्वेश्चन लिखा है, किसी ने 18 क्वेश्चन लिखा है, और ये बहुत अच्छा लिख कर आए हैं और उन्हें ये लग रहा है कि मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, या मेरे 3 क्वेश्चन छूट गए, या मेरे 4 क्वेश्चन छूट गए, तो शायद सिलेक्शन ना हो। तो देखिए ये है कि अगर आप 80 मार्क्स तक पहुंच जा रहे हैं, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपने ये जो 15, 16, 18 क्वेश्चन लिखे हैं ये बहुत अच्छे लिखे हैं, और आपसे बेस्ट, चूंकि देखिए चूंकि आपने 4 क्वेश्चन कम लिखे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आप ज्यादा बेहतर लिख पाए होंगे, क्योंकि जिसने 4 क्वेश्चन ज्यादा लिखे हैं, और तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वो इन जो है 15-16 क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपके पास 3 घंटा समय और आपको 15 क्वेश्चन करना, तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अगर आपके पास 20 क्वेश्चन करना हो तो आप एवरेज लिख सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं लिख सकते, ये स्वाभाविक सी बात है। तो अगर आप ये जो क्वेश्चन आते हो इतना आप कर पाए हैं, और अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स अगर आपको मिल जा रहे हैं, मतलब जो 40% क्राइटेरिया है, या फिर अगर आप जो है SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए साथियों ये 35% का क्राइटेरिया है। तो अगर आपको ये यकीन है कि आप इतना नंबर पा जा रहे हैं, इतने मार्क्स आपको मिल जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर साथियों सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा कोई कट ऑफ का जो है सीन नहीं क्रिएट होगा कि कट ऑफ देखने को मिल जाए, क्योंकि आप ये समझिए मुख्य परीक्षा जो लिखित परीक्षा है, और ये कोई ग्रेजुएशन की भी परीक्षा नहीं है कि जो है 60% सबको देना ही अनिवार्य कर दिया जाए, या PG की परीक्षा हो कि नहीं 55 के ऊपर ही सबका रिजल्ट बनाना है ताकि ये एलिजिबल रहें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। यहाँ पे लगभग अगर आपने कम क्वेश्चन भी किए हैं, लेकिन वही है कि अगर आपको ये श्योरिटी है कि हाँ आपको 80 मार्क्स मिल रहे हैं या 70 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है। अब हम साथियों कंटेंट पे बात करते हैं, किस टाइप का जो है कंटेंट लिखने पे सिलेक्शन होगा। तो कंटेंट साथियों जैसे अगर हम लोग चर्चा करें, प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे साथियों एक क्वेश्चन है साथियों कि लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों की तुलना करना है। अब साथियों यहाँ पे तुलना करना था, कार्य एवं शक्तियों की तुलना, जिससे ये आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं कि आप अपने आपके सब्जेक्ट में कोई भी प्रश्न है तो आप उसको कैसे लिख सकते थे। तो यहाँ पे साथियों कार्य शक्तियां केवल बताकर काम चल जाए कि आपने कार्य बता दिया लोकसभा के और आपने शक्तियां बता दी, फिर यहाँ पे आपने जो है ये इधर मान लीजिए आपने लोकसभा को बता दिया, फिर आपने जो है राज्यसभा को बता दिया, तो ये तो साथियों तुलना नहीं होगी ना। यहाँ पे क्या करना था, तुलना करना था। और जैसे मतलब इसमें जैसे आप कैसे आंसर लिख सकते हैं, तो आप चाहें तो इसमें पॉइंट्स पहला बना दीजिए कि जो है कहाँ ये इनके समान शक्तियां हैं, जैसे कई चीजें हैं आप देख सकते हैं। दूसरा आप साथियों बना सकते थे कि कहाँ पे लोकसभा को अधिक शक्तियां हैं। तीसरा आप बता सकते थे कि कहाँ पे राज्यसभा को अधिक शक्तियां हैं। तो तुलना करना था बेसिकली। तो देखिए मेन ये है कि शब्दों को समझ के जो है आंसर लिखना, और ये बहुत कम हो पाता है साथियों, क्योंकि देखिए मुख्य परीक्षा में जहां आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों, वहां पे ये एकदम बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, प्रश्न की लैंग्वेज ना समझ करके, और बस उन्हें जो है मान लीजिए अगर नीति निर्देशक तत्व आ गया तो वो नीति निर्देशक तत्व को लिख देंगे, वो ये नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन की क्या डिमांड थी। तो इनसे थोड़ा मार्क्स का साथियों प्रभाव पड़ता है। और जो भी साथी जो है ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट किए होंगे उनका तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा। और जिसको भी ये लग रहा है कि हाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, और अगर आपको ये लग रहा है कि साथियों, जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे अगर आपने 16, 17 या मान लीजिए 18, अगर आपने इतने प्रश्नों में अच्छा कंटेंट डाल दिया है, बाकी 4 से अगर आप 4-5 क्वेश्चनों में मान लीजिए आपने बहुत कम कंटेंट आपको याद था, तो भी साथियों सिलेक्शन हो जाएगा। आप बिल्कुल ये यकीन मानिए, क्योंकि यहाँ पे केवल जो है बीएड के अभ्यर्थी ही शामिल हुए हैं, बीएड के अभ्यर्थी बैठे हैं, और ये शिक्षक भर्ती में एक तरीके से पहली बार ऐसा प्रयोग है। तो अगर आपने 15-16 क्वेश्चन भी अगर आपको आ रहे थे और आपने उनको ठीक से लिख दिया, 4-5 क्वेश्चन आपने एवरेज लिख दिए हैं, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। तो इसमें कोई भी ये नहीं सोचना है कि जो है हमने तो क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट किए हैं, या फिर हमने तो जो है बहुत खराब राइटिंग में भी साथियों बात कर लेते हैं। राइटिंग पे क्या है कि देखिए राइटिंग अगर हम लोग बात करें, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राइटिंग का देखिए फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन राइटिंग के साथ में अगर आपने कंटेंट लिखा होगा तो ही। अब राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है,
लेकिन कंटेंट साथियों बहुत आप जो है या तो छुपा रहे हैं, कंटेंट नहीं लिख रहे हैं, मतलब या जैसे मान लीजिए कई साथी होते हैं कि वो मतलब कंटेंट नहीं लिखना चाहते हैं, कि मतलब काफी डर भी रहता है कि क्या पता गलत हो जाए कंटेंट मेरा, या एग्जामिनर को ना पसंद आए, या कुछ उसमें कमियां हो सकती हैं, तो बहुत साथी कंटेंट नहीं भी लिखते हैं। तो जैसे कंटेंट देखिए मैटर करता है, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, कंटेंट भी आपका दिख रहा है, आपने अंडरलाइन कर दिया था, तो फिर मतलब फिर क्या ही कहना है, फिर तो मतलब आपको लगभग जो मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, जैसे 12 में से 8 और 6 में से 8 में से देखा जाए तो 5 जो है ये मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं अगर आपने बहुत बेहतर तरीके से लिखा है। लेकिन साथियों अगर आपने एवरेज भी लिखा है, और जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% का जो 80 मार्क्स और 70 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, अगर आप उसको फिल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए कंटेंट का जैसे देखिए मैटर ये करता है कि राइटिंग की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए आपने राइटिंग बनाने के लिए जो है मान लीजिए 16 क्वेश्चन लिखे, तो सत्य राइटिंग पे बहुत मार्क्स नहीं मिलेगा। मान लीजिए यही 16 क्वेश्चन एक और अभ्यर्थी करके आया है, उसकी राइटिंग बहुत खराब है, तो हो सकता है आपसे वो 4-5 नंबर कम पाए। लेकिन कंटेंट अगर दोनों का सेम है तो वो 4-5 नंबर का अंतर आ सकता है, मैक्सिमम अंतर जो है। बाकी साथियों अगर इसने 20 अटेम्प्ट कर दिए, मान लीजिए इसने 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दिए, और इसको मान लीजिए एक एवरेज मार्क्स मतलब मान लीजिए इसको 16 मार्क्स मिल गए, अगर एक एवरेज 4-4 का भी लिया जाए तो इसको 16 मिल गए, तो ये जो मान लीजिए यहाँ पे साथियों अगर आप 5 भी घटाएंगे तो ये 11 नंबर फायदे में रहेगा। मतलब अगर कंटेंट सेम है और आप क्वेश्चन कम लिखे हैं तब जो है यहाँ पे नुकसान होगा अगर आपने कम अटेम्प्ट किए हैं। और अगर मान लीजिए कंटेंट आपका अच्छा है तब इसका फर्क पड़ेगा कि आपने 16 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए, तो उसका फर्क तब साथियों आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज जिसने क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए हैं और सभी प्रश्नों में प्रश्न के अनुरूप ही लिखने का प्रयास किया, बस प्रयास बस किया, तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि सीट्स कम नहीं है, सीट साथियों पर्याप्त हैं, और ये लिखित परीक्षा थी। अब हम साथियों एसएसटी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि लगभग विषयों पे तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, और क्योंकि सामाजिक विज्ञान पे भी चर्चा करूंगा मैं, ऐसा मैंने आपसे स्टार्टिंग मैंने कहा था। तो अब हम लोग साथियों सामाजिक विज्ञान पे ही बात करेंगे बेसिकली। तो जो भी बाकी अभ्यर्थी हैं वो चाहे तो आगे देख सकते हैं, और नहीं तो जिनका सामाजिक विज्ञान है वो अवश्य देखें। देखिए साथियों सामाजिक विज्ञान का ये पेपर जो आप देख रहे हैं, ये सामाजिक विज्ञान का ही पेपर है। इसमें देखिए सभी विषयों पे चर्चा कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स कैसी आई थी, भूगोल कैसी आई थी, हिस्ट्री कैसी थी, या फिर जो है पॉलिटिकल साइंस कैसी आई थी, जिसे सिविक्स कहते हैं हम लोग। तो देखिए जो चूंकि देखिए मेरा दो ही विषय है, एक जो है हिस्ट्री है, दूसरा सब्जेक्ट साथियों मेरा सिविक्स है, तो उसके बारे में आपको बेहतर बता पाऊंगा। और मैं हाल आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि जो है बाकी दोस्तों से मेरी बात हुई है जिनका ये सब्जेक्ट रहा है, और उन्होंने किस प्रकार लिखा है और कैसे जो है उन्होंने कंप्लीट किए हैं। देखिए सोशल साइंस में साथियों ये तो है कि लगभग 60% लोगों ने पेपर पूरा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल साइंस में साथियों लगभग अगर हम लोग सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ 60% अभ्यर्थी जो है क्वेश्चन को वो पूरा किए हैं। 60% अभ्यर्थी अगर देखा जाए साथियों ओवरऑल आप देखेंगे तो 8200 लोगों ने पेपर दिया है। इसका अगर आप 60% निकालेंगे तो लगभग ये जो है मान लीजिए 4000 के ऊपर ही हो जाएगा, 5000 के आसपास मान लीजिए कि 5000 अभ्यर्थी जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने पेपर को पूरा किया है। अब देखिए पेपर को पूरा करना और साथियों कंटेंट के साथ पूरा करना वो उसमें अंतर होता है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कुछ साथी कैसे पूरा पेपर को किए होंगे, जैसे ये आप ऐसे मान लीजिए ये पेज हो गया। अब हो सकता है आस्टिन की संप्रभुता, आप यहाँ पे संप्रभुता लिख के मान लीजिए ऐसे आप ऐसे करके एक एक लाइन में जो है आपने बता, एक एक शब्द में आपने बता दिया, तो साथियों केवल शब्द लिखने से तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आप लिख रहे हैं अविभाज्यता, मान लीजिए एक शब्द है अविभाज्यता, तो मतलब देखिए ये स्वाभाविक सी है कि आपको उसके बारे में एक लाइन लिखनी चाहिए, दो लाइन लिखनी, मतलब दो लाइन मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक लाइन आप जरूर लिखिए कि अविभाज्यता क्या है। या अगर आप मान लीजिए इसकी विशेषताओं में लिख रहे हैं कि पूर्णता या अनन्यता लिख रहे हैं, तो मतलब इसके बारे में बताइए कि ये है क्या। मतलब अगर जैसे केवल आपने शब्द लिख दिया, ये शॉर्ट में शायद आया भी था, मुझे लग रहा है पॉलिटिकल साइंस की शॉर्ट में क्वेश्चन था, तो ये चीजें साथियों फर्क करती हैं। अगर मान लीजिए कोई 6 ही विशेषता लिखा है, आप 8 विशेषता लिखे हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन किया है चीजों को, तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो देखिए ये है कि शब्दों का फर्क पड़ता है साथियों। अगर 125 शब्द हैं तो ऐसा नहीं आप 100 शब्द में लिख सकते हैं, आप 100 में लिख सकते हैं, 110 में लिख सकते हैं, आप 130 में भी लिख सकते हो, बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे साथियों अगर आप केवल 60 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, 70 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं शॉर्ट में, तो वो अंतर डालता है, क्योंकि फिर शब्द कम दिखते हैं तो समझ में आता है कि शब्द सीमा की जो है शब्द सीमा का अनुसरण नहीं किया गया है। और 125 शब्द का मतलब ये है मैक्सिमम ये शब्द हैं, पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप 50 शब्द में ही उत्तर लिख के चले आएंगे। तो ऐसे में साथियों फर्क पड़ता है। और देखिए कुछ एक विषयों पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताई किस आधार पे जो है मार्क्स का फर्क पड़ता है, कैसे जो है किसी को ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, किसी को कम मार्क्स मिलते हैं।
तो देखिए जो ज्योग्राफी आई है, ज्योग्राफी वो मॉडरेट स्तर की है। ज्योग्राफी चूंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी जैसा कि मेरे बहुत से साथियों का सब्जेक्ट है, बहुत से दोस्तों का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उन्होंने ये बताया कि लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन उन्होंने कहा है मैक्सिमम, जो ऐसे थे जो थोड़ा सोचने पे, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये एक तरीके से अप्लाइड सब्जेक्ट होते हैं, और तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे अप्लाइड पूछे गए हैं। बाकी क्वेश्चन साथियों ज्योग्राफी के भी जैसे जिनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि जो हम सोच के गए थे फिक्स क्वेश्चन, वही फिक्स क्वेश्चन उन्हें लगभग 7 क्वेश्चन तक फिक्स क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी 2-3 प्रश्नों में उन्हें भी थोड़ा सा जो है मेहनत करनी पड़ी है, या फिर मान लीजिए वहाँ कंटेंट कम हो, या ये चीजें मतलब वो थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन थे। और इसके बाद साथियों सेकंड जो खंड है वो हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में भी देखिए लगभग जो क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री चूंकि साथियों मेरा भी विषय है, तो हिस्ट्री में मैं आपको बेहतर बता पाऊंगा। हिस्ट्री में साथियों अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए नवपाषाण काल से पहला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म है, और जो है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, अलाउद्दीन खिलजी, असहयोग आंदोलन। और देखिए इसमें कोई भी प्रश्न साथियों सिलेबस से बाहर नहीं था, मतलब हिस्ट्री के अंतर्गत ये जो है आपको फायदा हुआ होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जो बातें सिलेबस में लिखी थी वही बातें आपके पेपर में लिखी हैं, मतलब हिस्ट्री में कोई भी चीज बाहर नहीं था। जैसे आप पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियों की विशेषताएं, तो ये सभी संस्कृतियां नवपाषाण संस्कृति है, मध्यपाषाण संस्कृति, पुरापाषाण, ये सभी संस्कृतियां ही तो हैं। और ये डायरेक्टली ही क्वेश्चन है साथियों नवपाषाण युग से जो पूछा गया, क्रांतिकारी क्यों है, तो गार्डन चाइल्ड ने इसे क्रांतिकारी कहा है। अगर साथियों हम लोग जो है हिस्ट्री पे बात करें, तो देखिए हिस्ट्री का पेपर जो है इन चारों में अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री का पेपर जो है सबसे बेहतर था, मतलब एकदम जो है टू द जो है सिलेबस से रिलेटेड, टू द पॉइंट एकदम। और इसमें कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो बाहर से आया हो। कुछ एक क्वेश्चन जैसे जो बाबर से पूछ लिया होगा, क्योंकि इसमें अकबर, अकबर की जो है मनसबदारी व्यवस्था, अकबर का धर्म, ये सब टॉपिक सब पढ़ के गए थे, बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे। मुगल साम्राज्य में अगर किसी ने किन्हीं शासकों को पढ़ा है तो अकबर, और अकबर को पढ़ा होगा, शाहजहां को पढ़ा होगा, और साथियों एक जो है औरंगजेब को पढ़ा होगा। और तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में समस्या किया होगा जो बाबर वाला क्वेश्चन आ गया था। बाकी सभी क्वेश्चन साथियों डायरेक्टली सिलेबस से हैं, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, चाहे वो चोल वाला क्वेश्चन हो, अशोक का क्वेश्चन हो, वो डायरेक्टली है। 18 की क्रांति के कारण हो गए, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। साथियों देखिए फर्क यही पड़ता है, जैसे मान लीजिए 18 की क्रांति के कारण है, अब मान लीजिए किसी ने जो है, मान लीजिए किसी ने 6 कारण लिख दिए, किसी ने 4 ही कारण लिखे हैं, तो इसमें फर्क होता है साथियों, जिसने ज्यादा लिखे हैं। और इसमें भी देखिए बहुत सी चीजें, केवल आप ये नहीं बता सकते कि अंग्रेजों ने जो है भारत पर बहुत अत्याचार किया या किसानों का शोषण किया, आपको वो कुछ कारण देने पड़ेंगे कि कौन कौन सी नीतियां थी। जैसे अगर आप किसानों की समस्या के बारे में लिख रहे हैं, तो इनकी जो 3 नीतियां रही, जैसे जो भू राजस्व की नीतियां थी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके बारे में बताइए कैसे उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था, और भी क्या क्या समस्याएं थी। जैसे अगर आप साथियों मान लीजिए अगर आप समस्या बता रहे हैं सामाजिक समस्या, तो उसमें आप 1850 के अधिनियम का जो है जिक्र करिए, 1813 के चार्टर का जिक्र कर सकते हैं, कैसे धर्म में जो है हस्तक्षेप हुआ, 1829 हुआ, 1856 हुआ साथियों। ये जो भी चीजें हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए 1829 में सती प्रथा को बैन करना है, 56 में विधवा पुनर्विवाह, तो ये सभी चीजें साथियों जो है, अगर आप ऐसे बताते हैं कि इन सब चीजों की वजह से जो है जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने अपने धर्म में हस्तक्षेप समझा, तो अब यही पॉइंट्स आपको मार्क्स दिलाते हैं। जैसे राजनीतिक कारण अगर आप साथियों लिख रहे हैं, तो उसमें आपको बताना था कि जैसे जो डलहौजी की नीति थी, या जो मान लीजिए वेलेजिली की नीति थी, उन सब के बारे में ये चीजें ही जो है मार्क्स दिलाते हैं। केवल अगर आप लिख रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, राजाओं से उनकी जागीरें छीनी, तो ऐसे कहानी में साथियों जो है मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ये सब लिखने पे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो ये चीजें साथियों कुछ जो है हिस्ट्री का हो गया। इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में जैसे जो अच्छे यूनिवर्सिटीज से पढ़े हैं बच्चे, या मान लीजिए जिन्होंने अप्लाइड इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उन्होंने पेपर बहुत अच्छे से किया। बाकी साथियों इकोनॉमिक्स के आपके क्वेश्चन जो है मैं सबसे कठिन मानूंगा। जैसे चारों में से अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसमें इकोनॉमिक्स जो है सबसे कठिन आप कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप पॉलिटिकल साइंस को रख सकते हैं, थर्ड में आप ज्योग्राफी को रख सकते हैं, फोर्थ में आप हिस्ट्री को रख सकते हैं। ये मतलब क्रम है कि कौन सा, मतलब देखिए कठिन और सरल देखिए कुछ भी नहीं होता है, सभी एक समान ही होते हैं। लेकिन जैसे जो ज्यादातर अभ्यर्थियों के जो रिव्यूज होते हैं उसके अनुसार हम किसी चीज को कठिन और सरल कह सकते हैं। बाकी जो अभ्यर्थी पीएचडी हो वो तो आराम से लिख लेगा, उसके लिए तो बहुत ही आसान है। लेकिन वही है कि सब पीएचडी नहीं है, और सब जो है मान लीजिए एक नॉर्मल ही तैयारी करते हैं, सिलेबस को सामने रख के सब प्रिपरेशन करते हैं। अब साथियों हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस बचता है। कट ऑफ पे भी हम लोग बात करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, कट ऑफ पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं साथियों। जैसे देखिए नागरिक शास्त्र में क्या है साथियों कि नागरिक शास्त्र में जैसे जो सोचा गया था
कि जैसे शुरुआत के जो 2-3 टॉपिक थे, 2 टॉपिक थे, वहां से तो क्वेश्चन ही नहीं आया। नागरिक शास्त्र की परिभाषा, राज्य परिभाषा, निर्माण, तो यहाँ से कुछ भी नहीं आया, जबकि सबको लग रहा था कि ये क्वेश्चन तो वहां से कंफर्म ही आएगा। तो नागरिक शास्त्र का पेपर साथियों मैं सेकंड नंबर पे टफेस्ट इसलिए रख रहा हूँ, फर्स्ट नंबर पे इकोनॉमिक्स, सेकंड पे नागरिक शास्त्र इसलिए, क्योंकि नागरिक शास्त्र से जो सोचे गए थे क्वेश्चन वो नहीं आए थे। जैसे आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन ऑस्टिन की संप्रभुता, मेनली सब संप्रभुता जो है गोंदा की जो संप्रभुता होती है वहां से स्टार्ट करके, और फिर जो है साथियों मान लीजिए ये जो संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं, हालांकि इसमें विशेषताएं ही लिखना था और एक बहुलवाद था सिलेबस में लिखा हुआ, तो बहुलवाद वगैरह पे फोकस करते हैं लोग। लेकिन ऑस्टिन की भी संप्रभुता साथियों जो है लोगों ने लिखी ली है, 1832 लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, सब जो है। इसके बाद अगर साथियों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो संसदीय व्यवस्था की आधारशिला जो है सतत उत्तरदायित्व, तो अध्यक्षात्मक और जो है एक तरीके से संसदीय शासन पे ये क्वेश्चन था। फांसीवाद क्या है, फांसी, अच्छा साथियों देखिए यहीं पे अंतर आता है। जैसे फांसीवाद से आप क्या समझते हैं, फांसीवाद विचारधारा में राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ पे साथियों हमें फांसीवाद की विशेषताएं नहीं लिखनी थी, यहाँ पे राज्य और व्यक्ति के मध्य जो है फांसीवाद क्या कहता है। जैसे एक तरीके से आप देखेंगे तो फांसीवाद जो है वो राज्य को साध्य मानता है, व्यक्ति को साधन मानता है, और वो एक तरीके से मतलब व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं देता। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स वहां पे बना जा सकते थे। राज्य स्तर पर जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकायुक्त साथियों पूछा गया था, तो लोकायुक्त और लोकपाल में थोड़ा अंतर है, और लेकिन वही है कि साथियों जो पॉलिटिकल साइंस आया है, सिविक्स जो आई है, ये जो है सेकंड नंबर पर आप इसको कह सकते हैं कि ये कठिन था। और भारत श्रीलंका के मध्य संबंध में मुख्य चुनौतियां क्या हैं, वही 3-4 साथियों चुनौतियां जो हैं वही सभी ने लिखी हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था। एक क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है, भूमंडलीकृत विश्व में भारतीय विदेश नीति की प्रमुख लक्ष्यों को समझाइए, तो इसमें साथियों बहुत से लोग जो है विशेषताएं लिखे होंगे, बहुत से लोग जो है लक्ष्य अगर वो पढ़ के गए होंगे तो वो लिख लिए होंगे। लेकिन देखिए इसमें यही है ओवरऑल कि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि अगर आपने 15 से 16 क्वेश्चन जो है अगर आपने बहुत अच्छे लिख लिए हैं, या मान लीजिए एवरेज भी आपने लिखा है, 4-5 क्वेश्चन जो है आपने बना के भी लिखे हैं, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। क्योंकि शुरू में या पेपर देकर सबको लगता है कि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जा रही है, कट ऑफ की कोई लिमिट नहीं है। और देखिए इसमें शिक्षकों की भी कोई गलती नहीं है जो कट ऑफ ज्यादा बताते हैं, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी जब पेपर देकर निकलते हैं तो उन्हीं का रिव्यू होता है। 110 के नीचे साथियों किसी के भी मार्क्स नहीं रहते हैं जब एग्जाम देकर आप निकलते हैं, जनरली प्री वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है मार्क्स सभी लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक उदाहरण दिया था कि 108 से जो है सीधे 92 पर आ गए। तो ये सभी चीजें हैं, और ये ओवरऑल साथियों पेपर है। देखिए अब थोड़ी सी हम लोग कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों जहां पे आपके पास केवल 3 घंटे का समय है, मान लीजिए 3 घंटे मतलब कितने मिनट हो जाएंगे लगभग ये आपके, 3 घंटे हो जाएंगे 180 मिनट। 180 मिनट का साथियों आपके पास समय था, 20 प्रश्न आपको करने थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो है वो बड़े हुए हैं और 10 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हैं। तो इसमें से अगर आप एक एवरेज भी निकालोगे साथियों तो लगभग बहुत समय मिलता नहीं है। आप इन क्वेश्चंस में 10 मिनट दे सकते हो, इन क्वेश्चंस में आप 8 मिनट दे सकते हो। सोचने का एग्जाम में समय नहीं रहता। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे लिख के आऊंगा, मैं एक ऐसे लाइन खींच दूंगा, इधर लिखूंगा और इधर लिखूंगा, वो सब चीजें साथियों हो नहीं पाती हैं परीक्षा में, क्योंकि वहां मुख्य चुनौती ये होती है कि आप जो है पेपर को पूरा कर लें, वो जो है प्रमुख चुनौती होती है। और सभी लोग देखिए प्रयास यही करते हैं कि पेपर पूरा हो जाए। इसमें साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको भी ये लग रहा हो थोड़ा सा भी कि उसका पेपर बहुत अच्छा गया है, तो उसका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग देखिएगा मेरिट जब भी, और सामाजिक विज्ञान में साथियों जो सीट्स की खाली रहने की बात है, तो सामाजिक विज्ञान में क्या है कि सामाजिक विज्ञान में सीट्स खाली थोड़ा कम संभावना इसलिए रहती है क्योंकि सामाजिक विज्ञान के विषय ऐसे नहीं है कि यहाँ 80 और 70 नंबर न लाए जा सके। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए जो जीआईसी का एग्जाम हुआ था 2022 में शायद हुआ था, उसमें मैंने चारों सब्जेक्ट्स के जो है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट देखे थे, तो जितनी वैकेंसीज आई थी उतने पे ही रिजल्ट आया था, चाहे वो सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, या जो है हिस्ट्री हो। मतलब उसमें कोई भी सीट खाली नहीं गई थी, जबकि साइंस वगैरह की सीट्स जो है खाली गई थी। तो ये चीजें हैं साथियों की, जो है सोशल साइंस में सीट्स खाली नहीं जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग कट ऑफ पे बात कर लें तो साथियों कट ऑफ देखिए पे चर्चा करना उचित नहीं लगता मुझे, लेकिन फिर भी देखेंगे तो लगभग जो है 226 सीटें जनरल में है, और 150 के आसपास सीटें ओबीसी में है, 118 सीटें शायद एससी कैटेगरी में हूँ, और शायद 22 या 11 सीटें जो है एसटी कैटेगरी में है। तो ये चीजें साथियों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको ये समझ में आएगा कि जो ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स पा जाएगा, और ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स साथियों और यूआर से हैं अगर आप, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, अगर 4 से 5 नंबर ज्यादा हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। तो ये है साथियों ओवरऑल सामाजिक विज्ञान या एलटी ग्रेड पे जो भी चूंकि साथियों मैं भी कई दिन से जो है सोच रहा था कि ऐसे कुछ जो है वीडियोस जो है, क्योंकि कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था, सभी को देखिए ये लगता है कि हाँ मतलब कैसे लिखे हैं कैसे नहीं लिखे हैं, या हमारा होगा या नहीं होगा।
लेकिन इस पे चूंकि साथियों बात करना जरूरी था, और ये एक भय तो बना ही रहता है जब तक साथियों रिजल्ट नहीं आता कि कैसा होगा, कैसा एग्जामिनर जो है हमारी कॉपी चेक करेगा, ये चीजें रहती हैं। लेकिन ओवरऑल आप ये समझिए साथियों कि अगर आपने जो कंटेंट प्रश्न के अनुरूप अगर आपने लिखा होगा तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे, इसमें कोई भी साथियों दो राय नहीं है। और अगर नहीं भी सिलेक्शन होता है तो साथियों टीजीटी की जो वैकेंसी आ रही है 2026 में, ये वैकेंसी साथियों आप जरूर जो है इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो भी एलटी मेंस की प्रिपरेशन कर लिया है वो यहाँ पर जरूर सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए बाई चांस संभावना बनती है कि अगर नहीं हो रहा सिलेक्शन तो यहाँ जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है साथियों, और जो आगामी भर्तियां उसकी प्रिपरेशन करते रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।